सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिद आगा एंड ये हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 अच्छे से कवर कर लिए, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए एंड इट्स अबाउट यूनिट 5 लास्ट पार्ट नंबर 3। क्योंकि हमारी ना यूनिट 3 यूनिट 4 मेन थी। मैंने बोला था ना उसमें आपके कोड्स थे, बट इसमें आपका कोड नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद आप इस पूरे कोर्स की मास्टरी कर चुके होंगे, आपको एक एक चीज आती होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं, बट मैं स्टिल बोलूंगी आप पहले जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो, क्योंकि एक वीडियो ना एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपको एक वीडियो समझ नहीं आएगी ना, तो आपको आगे की समझ नहीं आएंगे। एंड स्टिल अगर आपको उसके बाद डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आता है बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉपिक आ गया फाइल हैंडलिंग। जो मैंने बताया था ना 3, 4, 5 यूनिट में क्या हुआ है, आपके दो दो टॉपिक्स चले हैं। तो याद होगा, अगर जिसने देखा होगा यूनिट 5 के पार्ट 2 तक हमने 2 पार्ट में पॉइंटर्स पढ़ा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको कोड में यूज करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स के हमारे स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज होते हैं, सब कुछ पढ़ा था हमने। बट अब हम पढ़ रहे हैं उसका हाफ टॉपिक फाइल हैंडलिंग। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है कि फाइल हैंडलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इतना नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके बेसिक्स क्या है फाइल हैंडलिंग के। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं है, वेदर ये आपकी C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है। ठीक है, हम अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको सी लैंग्वेज में बताया। फाइल हैंडलिंग इन सी इज द प्रोसेस इन विच वी क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। फाइल तो सबने देखी होगी, हम जब VS कोड में कोड कर रहे हैं तो हमने वहां फाइल बनाई है। ठीक है, अब फाइल का क्या काम है? फाइल हैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, क्लोज ऑपरेशंस जो हमारी पर्टिकुलर फाइल पे हम जो करते हैं ना। जैसे कि हमने न्यू फाइल बनाई, उस फाइल को रीड करा, उस फाइल को ओपन करा, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करे, तो वो किसकी, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग आपका क्या प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फाइल को क्रिएट करते हो, ओपन करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, क्लोज ऑपरेशन, जो सारे ऑपरेशंस होते हैं आप वो किस पे करते हो? फाइल हैंडलिंग में करते हो। C language provide different functions such as fopen, fwrite, fread, fseek, fprint, etc. अब जो C languages है, जैसे मैंने बताया फाइल पे पर्टिकुलरली ये ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो C लैंग्वेज इसको अलग ऑपरेशंस देती है, फंक्शंस देती है। जैसे कि fopen फाइल को ओपन करना, fwrite फाइल को राइट करना, fread फाइल को रीड करना, fseek फाइल को देखना, fprint फाइल को प्रिंट करना। बहुत सारे ऑप्शंस हमारी C लैंग्वेज देती है। क्यों देती है? टू परफॉर्म इनपुट, आउटपुट एंड मैनी डिफरेंट C फाइल ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम, जिससे कि हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके, बहुत सारे इनपुट ले सके, बहुत सारे आउटपुट ले सके, बहुत सारे जो डिफरेंट फाइल के ऑपरेशंस हो रहे हैं फाइल पर, वो हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, in order to understand why file handling is important, let us look at the few features of using files. हमें ये भी तो पता होनी चाहिए, अब हमें पता चल गई फाइल हैंडलिंग है क्या। फाइल हैंडलिंग आपका कुछ नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, क्लोज ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर रहे हो। अब आपको फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, एग्जैक्ट रीजन क्या आया? तो हमें इससे पहले कुछ फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे जो फाइल्स के होते हैं। पहला आता है रीयूजेबिलिटी। The data that is stored in the file can be accessed, updated and deleted anywhere and anytime, provide high reusability. अब जो हमारा डेटा है फाइल में, हमें पता है कि हम उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं जहां चाहे वैसे। तो इससे क्या होता है, उसकी हाई रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी मतलब आप एक एक चीज को बार बार उसको यूज कर रहे हो। तो ऑफकोर्स आप एक फाइल के अंदर की जो चीजें आप उसको डिलीट भी कर रहे हो, आप अपडेट भी कर रहे हो, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो, तो यू आर परफॉर्मिंग अ मल्टीपल ऑप्शंस ऑन दैट फाइल। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस फाइल को रीयूजेबल कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकंड आपकी आती है पोर्टेबिलिटी। विदाउट लूजिंग एनी डाटा, फाइल्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इन द कंप्यूटर सिस्टम। आप चाहते हो, आप एक फाइल को दूसरे फाइल के उसमें भेजना चाहते हो, दूसरे लैपटॉप में, मतलब 2 लैपटॉप है आपके पास, इसमें इस लैपटॉप में एक फाइल पड़ी हुई है, आपको उसको दूसरे लैपटॉप में भेजना है। तो विदाउट लूजिंग एनी डाटा, आप चाहते हो आपका डेटा भी लूज ना हो, तो भी आप फाइल को एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, द रिस्क ऑफ फ्लॉड कोडिंग इज मिनिमाइज्ड विद दिस फीचर। एफिशिएंट क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोग्राम्स। हमें पता है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए होता है।
File handling allow you to easily access a part of a file using a file instruction which save a lot of time and reduce the chance of errors. जो हमारी फाइल हैंडलिंग है वो इस चीज को भी हमें अलाउ करती है, वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ रूल्स दे देती है जिससे कि हमारे टाइम बच जाए और हमारे जो एरर्स की चांसेस है वो बच जाए. अब हमें पता है बहुत सारा हमें इनपुट लेना है, ठीक है, तो हो सकता है कि उस इनपुट में हम एरर भी कर दें, तो वो कम करने के लिए और हमारा टाइम बचाने के लिए हमारी जो फाइल हैंडलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे फाइल हैंडलिंग हमें एफिशिएंट बनाता है. फोर्थ आती है लास्ट स्टोरेज कैपेसिटी. Files allow you to store a large amount of data without having to worry about storing anything simultaneously in a program. हमें फाइल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या देती है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन कि यार हमारे डेटा जो है स्टोर हो रहा है तो कैसे स्टोर होगा, कहीं इसकी स्टोरेज ना भर जाए, कुछ ना हो जाए. नहीं, हम उसकी टेंशन दिए बिना हम अपना बहुत सारे डेटा उधर स्टोर करते हैं. ठीक है. A file can be classified into two types based on the file stores the data. अब हमारी फाइल्स भी दो तरीके में क्लासिफाइड है. पहली है टेक्स्ट फाइल, दूसरी है बाइनरी फाइल्स. नेम से समझ में आ रहा हो, टेक्स्ट फाइल है तो ऑफकोर्स उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया कुछ भी. बाइनरी है तो ऑफकोर्स 0101 होगा. ये तो अब आप एक CS के स्टूडेंट जो आपको पता होगी कि टेक्स्ट फाइल कैसी होती है, बाइनरी फाइल कैसी होती है. ठीक है. अब फाइल के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं. अगर आपको पता है कि आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, आप एफ ओपन फंक्शन लिखते हो जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स ए भी हो सकते हैं, A++ भी हो सकते हैं, W भी हो सकते हैं, W+. मेनली आपको क्या करना है, अगर आपको जब फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करते हो, एफ ओपन. ये ना थोड़ा मैं बोल रही हूँ, ये जो आपका चैप्टर 5th है ना, यूनिट 5th, ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने आपको पॉइंटर्स में भी बोला था कि आपको चीजों को बस हल्का हल्का समझ लो, आपको बेसिकली इसको याद ही करना पड़ेगा. तो मैं भी इधर यही बोलूंगी, आप इसमें भी चीजों को हल्का हल्का समझ लो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, इसलिए समझ लो क्योंकि जब आप याद करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े इजी लगे. ठीक है. अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, आप एफ ओपन यूज करते हो. ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल, ऑलरेडी आपने एक फाइल बना ली है, नाउ यू वांट टू ओपन इट, तो आप एफ ओपन यूज करते हो. रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल को रीड करना, एफ स्कैन यूज कर लो या एफ गेट्स यूज कर लो. राइटिंग टू अ फाइल, फाइल को लिखना है, एफ प्रिंट एफ यूज कर लो या एफ पुट्स यूज कर लो. मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, मतलब आपकी ऑलरेडी एक लोकेशन है, आप उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना चाहते हो फाइल को, तो आप एफ सीक पढ़ लो या एफ रिवाइंड पढ़ लो. क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को क्लोज करनी है तो एफ क्लोज. ये कुछ फाइल के ऑपरेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग एनी फाइल और यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन अ फाइल. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सेम मैंने यहाँ पे आपको बताया, एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ गेट्स, एफ प्रिंट, ये आपके लिए जिससे आप अच्छे से याद कर लो, समझ लो. मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि एफ ओपन बेसिकली करता क्या है, एफ क्लोज बेसिकली करता क्या है, एफ गेट्स क्या करता है और एफ प्रिंट एफ. तो ये आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ये बेसिकली आपके नोट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है. एंड स्टिल अगर आपको इस चीज में डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछना है, क्योंकि मेन मैंने बता दिया है. अगर क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि 10 मार्कर्स में आगे के एक्सप्लेन ऑफ फाइल ऑपरेशंस, देन आपको पूरा फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग अहेड. प्री प्रोसेसर्स. अब प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं. प्री प्रोसेसर्स आर प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन. प्री प्रोसेसर्स आपके ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपका सोर्स दो तरीके से होते हैं, एक तो सोर्स कोड होता है और जो आप लिख रहे होते हैं वो कोड. प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके सोर्स कोड को प्रोसेस करें, यानी कि कंपाइलेशन से पहले. जैसे हम जो कोड लिखते हैं, मैंने आपको बहुत बार VS कोड में कोड लिख के बताया, तो हम उसको कोड को लिखते हैं तो वो हमारा क्या है, सोर्स कोड. क्यों, क्योंकि हमने उसको पहले लिखा है, कंपाइल नहीं करा बिफोर कंपाइलेशन. तो प्री प्रोसेसर्स आपके कैसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके प्रोसेस होते हैं सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन. ठीक है. प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोवाइड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. अब प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखते हैं. अब आप सोचिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे. दैट टेल द कंपाइलर, जो हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि आपको इस सोर्स कोड को प्रोसेस करना है बिफोर कंपाइलिंग. आपको कंपाइलर्स को बताते हैं कि आपको इस कोड जो है मैंने दिया है इसको आपको कंपाइलेशन से पहले कंपाइल करना है. ठीक है. ऑल ऑफ दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद हैश. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या नहीं, तो सबसे अच्छा और बेस्ट वे पता लगाने का कि वो चीज हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या नहीं, जो भी हमारे सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ना वो बिगिन होते हैं हमारे हैश सिंबल से. The hash symbol indicate that whatever statement written with hash symbol will go to the preprocessor program to get executed. जो भी आपका हैश सिंबल के बाद जो भी प्रोग्राम लिखा है वो आपका प्रोग्राम कहाँ जाएगा, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के पास जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए.
वी कैन प्लेस दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एनीवे इन अवर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में ही प्लेस होगा या लास्ट में प्लेस होगा, हम जहां चाहे उसको प्लेस कर सकते हैं। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोज, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और अदर डायरेक्टिव्स। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टिल मैं कहूंगी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना है ना, फिर आपको याद ही करना है, ठीक है। पहला आता है मैक्रोज। मैक्रोज क्या है? मैक्रोज आर पीसेस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम। मैक्रोज आपके कुछ पीसेस होते हैं प्रोग्राम में, कुछ जो कोड हम छोटे छोटे लिखते हैं ना, वो हमारे मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज के कुछ पीसेस हैं कोड के, प्रोग्राम के, जब उसको हम प्रॉपर एक नेम दे देते हैं, whenever this name is encountered by the compiler, जब वो कंपाइलर के पास देते हैं, जब वो नेम उस कंपाइलर को पढ़ता है, तो ये जो कंपाइलर है वो नेम को किससे बदल देता है? एक्चुअल पीस का जो कोड है उससे बदल देता है। मतलब आपका मैक्रोस क्या है? बहुत छोटे पीसेस ऑफ कोड है प्रोग्राम में, जो कि आपके कुछ नेम दिया हुआ है। जैसे ही वो कंपाइलर के पास जाते हैं, कंपाइलर क्या करता है? उस नेम को एक बदल देता है एक एक्चुअल पीस के कोड के साथ, ठीक है। द हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ मैक्रो। हैशटैग डिफाइन जो डायरेक्टिव है वो किसको डिफाइन करता है? मैक्रो को। ये तो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे सिंटेक्स डिफाइन, अब इससे समझ में आ रहा है क्या है हमारा ये मैक्रो वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। टोकन वैल्यू, वेयर आफ्टर प्रोसेसिंग द टोकन विल एक्सपेंड टू इट्स वैल्यू इन द प्रोग्राम। जैसे ही प्री प्रोसेसिंग होगा, जो टोकन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो उसके प्रोग्राम में एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्रोज क्या है? मैक्रोज कुछ नहीं है, कुछ पीसेस होते हैं कोड में आपके, ठीक है। जैसे ही वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उस नेम को चेंज कर देता है विद इन अ एक्चुअल पीस ऑफ कोड में। दूसरा आता है आपका फाइल इंक्लूजन। दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द कंपाइलर टू इंक्लूड अ फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। ये ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को बोलता है कि हमें फाइल को लेनी है सोर्स कोड प्रोग्राम में, मतलब जो सोर्स कोड लिखा है उसमें हमें फाइल को अटैच करना है, ठीक है। फाइल इंक्लूजन में क्या बताता है कंपाइलर को कि भैया जो हमारा पूरा सोर्स कोड है ना, इसमें आपको फाइल को ऐड करना है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है द हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है यूज होता है टू हेडर द फाइल इन द सी प्रोग्राम। और ये तो आप मेनली यूज भी करते हो। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हैशटैग इंक्लूड studio.h। ये कंपाइलर को क्या बताता है कि भैया जो इस नेम की फाइल है ना, आपको सोर्स कोड में लेनी ही लेनी है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब वो भी 2 तरीके की फाइल होती है, एक होती है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड वो होती है जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होती हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड studio.h पहले से डिफाइंड है। अब यूजर डिफाइंड वो होती है जो हम जैसे यूजर्स ने डिफाइन करी है, जो पर्टिकुलरली हम जब लाते हैं तो वो कुछ काम हमें करके देती हैं। ये तो टॉपिक आपको आई थिंक पहले से क्लियर होगा क्योंकि मैंने बहुत पहले से बता दी है चीज, ठीक है। थर्ड आती है कंडीशनल कंपाइलेशन। Condition compilation C directive is a type of directive that helps to compile a specific portion of the program or to skip the compilation of some specific part of the program based on some conditions. जो आपका कंडीशन कंपाइलेशन एक ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये क्या करता है? या तो आपके पूरे प्रोग्राम में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को कंपाइल करेगा, या कुछ आपके प्रोग्राम में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ देगा जो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। 2 चीज करेगा। आपका पूरा प्रोग्राम है, उसमें से हो सकता है छोटे से पार्ट को कंपाइल कर दे, या वो छोटे से पार्ट को छोड़ भी सकता है अगर कुछ कंडीशंस आपकी दे रखी हैं। तो आपके कुछ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होते हैं जैसे कि इफ डायरेक्टिव, इफ डिफ, ये आप याद करने ना, ये क्योंकि कंडीशंस वाले। अब कंडीशंस की कैसे पता चल रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हमने, इफ होता है, इफ हमेशा ये देखना इफ एल्स इफ से स्टार्ट हो रहे होंगे आपके सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या होते हैं? आपका पूरा प्रोग्राम दे रखा है, अगर आपको ये क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम का जो पार्ट है वो आपका कंपाइल कर देंगे, या फिर कुछ पार्ट को छोड़ ही देंगे कुछ कंडीशन के बेस पर, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव इज अदर डायरेक्टिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव डायरेक्टिव देयर आर 2 मोर डायरेक्टिव दैट आर नॉट कॉमनली यूज्ड। अब नाम से समझ में आ रहा है अदर डायरेक्टिव्स का मतलब क्या है? हमने जितने भी ऊपर डायरेक्टिव्स पढ़े उन सबको छोड़ के देयर आर 2 मोर डायरेक्टिव्स दैट इज अनडेफ एंड पैरागैमा, जो कि मोस्टली यूज नहीं होते, बट स्टिल आपको नाम याद होना चाहिए कि ये 2 तरीके के डायरेक्टिव और होते हैं। तो यहीं पर हमारे डायरेक्टिव्स वाला पोर्शन भी खत्म होता है। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है लिटिल बिट आपको समझना है, बट आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप एक बार खुद इन पीडीएफ से गो थ्रू करोगे ना, डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सी लैंग्वेज में, ठीक है। Command line arguments are the values that is given after the name of the program in the command line shell of operating systems. Command line arguments आपकी वो values होती है आपके प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है उसके बाद दी जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है।
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर हैंडल बाय द मेन फंक्शन. किसके हैंडल होती है? मेन फंक्शन के हैंडल की जाती है, मेन फंक्शन के थ्रू. टू पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वी टिपिकली डिफाइन मेन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स. अगर हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है तो हमें मेन फंक्शन के अंदर अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ कमांड लाइन, कितनी नंबर है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के. दूसरे क्या? उन पूरे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट. जैसे कि एग्जांपल के देखो, इंट मेन, इंट आरगी, चार आगे भी, ये पूरा सिंटेक्स है जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा. ठीक है, ये क्या बोलता है यहाँ पे आपके? वो है आर्ग्यूमेंट काउंट. आर्ग्यूमेंट काउंट क्या? आपका एक इंटीजर वेरिएबल है जो स्टोर करते हैं कि आपके कितने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगी ही होंगी प्रोग्राम में. अगर 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो. आर्ग्यूमेंट काउंट क्या करते हैं? उसको ये पता होता है कि उसके अंदर कितनी लाइन ऑफ आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं. ठीक है, और जो वैल्यू होती है ना आर्ग्यूमेंट अकाउंट की, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, ये आपका तो कुछ काम का नहीं है. ठीक है, ये आप छोड़ देना. बेसिकली आप इतना समझ लो, आपकी जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है ना वो आपके मेन फंक्शन में यूज होती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा ये आपकी पॉजिटिव रहेंगी. ठीक है, तो यहीं पे ना आपका ये इतना वो नहीं है मेन. बाकी तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इतनी नहीं पूछी जाती हैं, मेनली आपसे फाइल वाला सिस्टम पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ, पूरी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कट हो गए होंगे. आई थिंक कोई भी इशू नहीं होगा. बट स्टिल अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. टिल देन कीप लर्निंग.